नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत उसका अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके आज हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस जो वीडियो का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आओ याद करें, निम्नलिखित का सुमेल करो। तो हमें यहाँ पे निम्नलिखित का सुमेल करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, पांडुलिपियों के बारे में पढ़ रहे हैं, अभिलेखों के बारे में पढ़ रहे हैं और ये सारी हमें इस वीडियो में मिलेगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये जो वीडियो है ये लिखित रूप में प्रश्न उत्तर आपके सामने लेके आएगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कि निम्नलिखित का सुमेल करो, मतलब मिलान कीजिए। तो हम मिलान करते हैं इसमें कि देखिए, हम सबसे पहले आसान आसान कर लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो मगध राज्य था वह एक बहुत बड़ा राज्य था। ठीक है, तो मगध जो था, हम ये कह सकते हैं मगध पहला बड़ा राज्य। ठीक है, गारो पहाड़ियों में आरंभिक कृषि हुई थी। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर है। नर्मदा घाटी जिसमें आखेट तथा संग्रहण थे, और सिंधु तथा इसकी नदियां जिसमें हमें प्रथम नगर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये मिलान हो गया है। आप आराम से वीडियो को जो है वो पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो हम चलते हैं यहाँ पे। इससे पहले हम चलते हैं, मैं इसके लिखित रूप में आपको दिखा देता हूँ उत्तर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये छोटी सी जो स्लाइड है ये आपके सामने है, आप इसको आराम से देख लीजिए कि नर्मदा घाटी शिकार संग्रहण, मगध पहला बड़ा राज्य, गारो पहाड़ियां आरंभिक कृषि, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां प्रथम नगर, गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो हम आगे चलते हैं। इसका उत्तर है, लिखित रूप में आपके सामने है कि पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थरों या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मतलब खोद कर लिखना किया जाता था। मतलब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जो बात हो रही है, कि जो पांडुलिपियां थी वह प्राय ताड़ पत्रों मतलब ताड़ के पत्तों पर या भोज पत्रों या भोजन के पत्तों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि जो अभिलेख हुआ करते थे वह धातु पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर खोद खोद कर उसको उभार उभार कर वहां पे लिखे जाते थे। तो पांडुलिपियां जो है, अभी अगर आप देख सकते हो, अब इससे ये भी बता सकते हैं कि अभिलेख जो थे वो पुराने थे, क्योंकि उस समय उनको ये पता नहीं था कि भैया किस पे लिखना चाहिए किस पे नहीं लिखना चाहिए, और उस समय इंक का भी प्रयोग नहीं था। लेकिन पांडुलिपियां जब आई तो उन पे इंक का प्रयोग यूज होने लगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। रशीदा के प्रश्न पत्र को फिर से पढ़ो और इसका क्या उत्तर हो सकते हैं। तो प्रश्न 3 है, हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों वह अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारी मिलती है। तो आपको पता ही है कि पार्ट में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, और रशीदा के प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हमें मिल जाता है कि हमें किस प्रकार से पुरानी चीजों की जो जानकारियां हैं वो मिलती है। तो हमें पता लगता है कि
किस प्रकार से हमें पुरानी चीजों की जानकारी मिलती है। इसमें ईंट पत्थर बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियां, औजार, हथियारों, बर्तनों, सिक्कों के आदि बहुत सारी चीजों के द्वारा हमें, वस्तुओं के द्वारा हमें जानकारियां मिलती हैं, जो कि बड़ी पुरातत्व पुरानी चीजें होती हैं। आगे चलते हैं आगे प्रश्न पे। प्रश्न 3 हमारा हो गया है, अब हम प्रश्न 4 पे चल रहे हैं। प्रश्न 4 जो कहता है, प्रश्न 4 कहता है कि पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तु एक सूची बनाओ। हमें एक सूची बनानी है और इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सी वस्तु, पहले हमें बतानी है कि जो पुरातत्वविद हैं, मतलब जो पुराने जो पुरानी चीजों की जो खोजबीन करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं, उनको पाई जाने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो आइए हम चलते हैं। इसमें उत्तर है कि पुरातत्वविदों को सिक्के, हथियार, आभूषण, चित्र तथा मूर्तियां, औजार, हड्डियां, पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष मिलते हैं। अब देखिए, इसमें इसमें बात होती है कि इसमें पत्थर की चीजें क्या बन सकती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि पत्थर की जो ईंटें और इमारतें बनी होती हैं, हड्डियां इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि हड्डियां जो है वह क्या कहते हैं, आपको पता ही है कि वो पत्थर की कैसे हो सकती है, वो तो खुद हड्डियों से ही बना हुआ है। औजार जो होते हैं वह हड्डियों से बने हैं, वो पत्थरों से बने हुए हैं। और चित्र तथा मूर्तियां भी पत्थरों से बनी हुई है। हथियार भी आपको पत्थरों से बने हुए मिल सकते हैं, और सिक्के आपको पत्थरों से बने हुए कभी नहीं मिलेंगे। और आभूषण हो सकता है कि कुछ ऐसे आभूषण हो जिनमें कुछ चमकदार पत्थर इस्तेमाल किए गए हों। ठीक है, तो इस प्रकार से आभूषण को आप लिख भी सकते हैं, लेकिन ये जो 4 हैं ये तो बिल्कुल सही है। हथियार, औजार, चित्र, मूर्तियां और पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतें। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न 5, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? यहाँ पे लिखित रूप में आपके सामने उत्तर है कि साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्य को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। दूसरा, यह भी संभव है कि वह पढ़े लिखे भी ना हो। और तीसरा, यह भी संभव है कि वह गरीब हो और उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो। मतलब आपको समझ में आ गया कि ये 3 जो यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं, ठीक है, आप आराम से, आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से ये लिख सकते हैं। और कुछ छात्रों ने बताया था कि उनको वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं दिखती, तो आप उसमें 360 डिग्री पी करके, मतलब क्वालिटी बढ़ा के, आप आराम से वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। तो ये उत्तर है प्रश्न क्रमांक 5 का। अब हम प्रश्न 6 पे चलते हैं कि कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। मतलब राजाओं में और किसानों में क्या भिन्नता थी, क्या उनमें डिफरेंस था, क्या उनके जो जीवन थे वो अलग अलग थे। तो हम इसके उत्तर पे चलते हैं। जो इसका उत्तर है कि राजाओं राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों भरा होता था। राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। आओ करके देखें। तो ये जो है, हमें ये अंतर पता लग गया कि कम से कम हमने 2 अंतर में बता दिया कि एक तो कि उनके जो जीवन था राजाओं का, वो खूब ऐश्वर्य से था, वैभव से भरा हुआ था, लेकिन किसानों का जीवन कष्ट से भरा हुआ था। और दूसरा, राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। आप आराम से इसको लिखित रूप में आप लिख लीजिएगा, कोई आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर को लिखिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो जो हमारे चैप्टर का जो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, जो कि
आपको हेल्पफुल होगा इस चैप्टर को समझने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो आओ करके देखें। तो आओ करके देखें में प्रश्न 7, पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री पुरुष या स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं? तो प्रश्न 7 का उत्तर हम लिखित रूप में आपके सामने लेके आ रहे हैं। देखिए जी, तो लिखित रूप में उत्तर है कि 5 जो शिल्प हैं, हस्तशिल्प आपको पता है, भवन शिल्प, मूर्ति शिल्प मतलब जो मूर्ति बनाते हैं, भवनों को बनाते हैं, काष्ठ शिल्प जो लकड़ी के कार्य करते हैं, और चर्म शिल्प जो चमड़े का कार्य करते हैं। तो हस्तशिल्प में आप देख सकते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। भवन शिल्प जो है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो इमारतें बनाने का जो कार्य है आज के समय पर भी, वह जो भवन का जो शिल्पकरण होता है, जो उसके अंदर नक्काशी वगैरह होती है, वह ज्यादातर पुरुष ही कर रहे होते हैं। मूर्ति शिल्प आप देखेंगे कि मूर्ति शिल्प में स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करते हैं। काष्ठ शिल्प लकड़ी के काम में, जो लकड़ी की जो चीजें बनाई जाती है उसमें ज्यादातर पुरुष होते हैं। और चर्म शिल्प मतलब जो मोची होते हैं, जो चमड़े का काम करते हैं, वो ज्यादातर पुरुष ही करते हैं। तो आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल गई है कि कौन कौन से शिल्प में कौन कौन व्यक्ति लगे होते हैं। आप आराम से ऐसी चार्ट बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रश्न 8, अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी? तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी? तो अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी जाती थी, जिसमें धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर, दूसरा राजाओं के जीवन पर, तीसरा औषधि तथा विज्ञान पर, और चौथा महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक पर। तो हमें पता लग गया कि पुराने जमाने में, ठीक है, अतीत में किस विषयों पर किताबें लिखी जाती थी, जो हमने पाठ के आधार पर आपके सामने लेके हम आए हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके अब लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, और साथ ही साथ अभी हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से क्वेश्चन करे हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं, 8 के 8 हमारे प्रश्न हो गए हैं लिखित रूप में। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। और आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है वीडियो के एंड में, वो आप जरूर देखिएगा। लेट्स मेडिटेट। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत अच्छी हो जाती है और हमारी पढ़ाई में भी मन लगता है। तो इतना कोई कठिन चीज नहीं है। हमें साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मेडिटेशन करनी चाहिए, जिससे हमारी पढ़ाई और बेहतर हो और हम मजबूत बन सके। तो हमें साथ साथ ये भी कार्य करना है। इससे हमारा फोकस बढ़ेगा, हम जो भी कार्य करेंगे अच्छे से कर पाएंगे, खेल कूद कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे, हर काम में सबसे आगे बढ़ के हम हिस्सा लेंगे और हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। तो आप घर पे जब भी हैं, आप घर पे रहिए अभी जब तक ये स्थितियां ऐसी चलती रह रही हैं। मास्क रखिए अपने साथ में, मास्क पहन के निकलिए, ज़्यादा बाहर नहीं जाइए, हाथ पैर धोइए, और अभी ठंड का मौसम है तो गर्म कपड़े पहन के अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो ऐसे पढ़ते रहिए, एग्जाम जल्दी आने वाले हैं। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये मैसेज आपके लिए, इसको जरूर पढ़िएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।